स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम की। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बाद अगर हम क्लिनिकली देखें, क्लिनिकली मतलब ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हवाले से अगर देखें, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बाद, वो है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। मैंने आपको बताया था 30 मेजर टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो होते हैं ह्यूमन में, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो दो हैं क्लिनिकली, मतलब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के हवाले से। पहले नंबर पर एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, और दूसरे नंबर पर कौन सा है? दूसरे नंबर पे है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन से ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में सबसे पहले तो आप ये देख लो कि इस आरएच का मतलब क्या होता है। आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में ये आरएच का लफ्ज जो है वो, ये आरएच जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो आरएच इज derived from rhesus monkey। आरएच जो है ये ड्राइव कहां से किया गया है? ये रेसिस मंकी से, यानी आरएच जो लिया है ये रेसिस मंकी का आरएच से लिया गया है। आरएच रेसिस मंकीज, क्यों इसको रेसिस मंकी या से आरएच का टर्म जो है वो क्यों ड्राइव की गई है? बिकॉज इट्स एंटीजन वर फर्स्ट डिस्कवर्ड इन रेसिस मंकीज। जो आम मंकीज होते हैं, जिनको इनको हम क्या कह रहे हैं? इनको हम कह रहे हैं रेसिस मंकीज। तो ये जो रेसिस मंकीज हैं, इनमें सबसे पहले ये आरएच एंटीजन, आरएच ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन है, या ये कह लें कि आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है, इसका एंटीजन जो है सबसे पहले किसमें डिस्कवर किया गया था? सबसे पहले डिस्कवर किया गया था रेसिस मंकीज में। तभी इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं आरएच ब्लड ग्रुप। तो मतलब ये हुआ कि आरएच जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आरएच रिप्रेजेंट कर रहा है रेसिस मंकीज को। और ये एंटीजन इसका डिस्कवर जिस साइंटिस्ट ने किया था, ये किसके जरिए डिस्कवर हुआ था? बाय लैंड स्टीनर। लैंड स्टीनर ने ही डिस्कवर किया था इसको इन 1930s के अंदर। ये ब्लड ग्रुप जो है वो डिस्कवर हुआ। इसका मतलब 1901 में जो है वो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर हुआ, और उसके बाद फिर 1930s में जो है ये आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के एंटीजन जो है वो डिस्कवर हुआ। तो चलें सबसे पहले बात कर लेते हैं आरएच ब्लड ग्रुप के एंटीजन के बारे में। बात करते हैं एंटीजन ऑफ आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। एंटीजन ऑफ आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम के एंटीजन जो होते हैं, तो आरएच ब्लड ग्रुप के एंटीजन को या आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम को जो कैरेक्टराइज किया जाता है, कैसे हमें पता लगता है कि इसका ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है या आरएच नेगेटिव है? तो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय the presence of डी एंटीजन। डी एंटीजन को आप आरएच फैक्टर भी कह सकते हो। और ये डी एंटीजन कहाँ मौजूद होगी? ऑन आरबीसीज। आरबीसीज पर ये मौजूद होती है। मिसाल के तौर पे, इफ अ पर्सन हैविंग डी एंटीजन, अगर किसी पर्सन के पास डी एंटीजन या आरएच फैक्टर मौजूद हो, तो उस पर्सन को हम कहेंगे आरएच पॉजिटिव। उसको हम क्या कहेंगे? आरएच पॉजिटिव। और अगर कोई पर्सन ऐसा है विच डजंट हैव सच एंटीजन, पर्सन इन विच दिस एंटीजन इज एब्सेंट, तो उसको हम कहेंगे आरएच नेगेटिव। मिसाल के तौर पे, अगर मैं कहता हूं ये पर्सन है, इस पर्सन का मैंने आरबीसीज निकाले, अगर इसके आरबीसीज पर डी एंटीजन मौजूद है,
तो मैं इस पर्सन को कहूंगा ये RH पॉजिटिव है। और मैंने इस पर्सन का जो है वो का ब्लड निकाला और उसके ब्लड के आरबीसीज को चेक किया, उसके आरबीसीज पर ये डी एंटीजन मौजूद नहीं है। एंटीजन डी एंटीजन बेसिकली क्या है, ये एक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन अगर इसके आरबीसीज पर मौजूद नहीं है तो इसका ब्लड ग्रुप मैं क्या कहूंगा, इसको मैं कहूंगा ये RH नेगेटिव है। मींस RH पॉजिटिव आर दोस पर्संस who have D antigen and RH negative is a person which doesn't have such antigen। जिसके पास ये एंटीजन नहीं है वो क्या होगा, वो होगा RH नेगेटिव। अच्छा, इसके बाद एक और चीज जो आपकी बुक के अंदर एक जो स्टेटमेंट लिखी है, एक सेंटेंस है, वो है कि डी एंटीजन इनकम्पेबिलिटी बिटवीन डोनर एंड रेसिपिएंट कैन काज प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पे आप देखें, ये एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, और ये एक पर्सन है इसका भी ब्लड ग्रुप क्या है, RH पॉजिटिव है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों कंपैटिबल हैं। कंपैटिबल मतलब इसका ब्लड आप इसको दे सकते हैं और इसका ब्लड भी इसको आप दे सकते हैं। तो ये दोनों क्या है, ये कंपैटिबल हैं। इनमें अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन आप कर दोगे तो किसी किस्म का कोई इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरफ आप देखें, ये एक RH पॉजिटिव है और ये है एक RH नेगेटिव। अगर मैं इस RH पॉजिटिव पर्सन का ब्लड RH नेगेटिव को दे दूंगा, ये डोनर है और ये कौन है, ये रेसिपिएंट है, तो क्या होगा, अब हो जाएगी RH इनकम्पेबिलिटी। इनकम्पेबिलिटी मतलब क्या होता है कि इनके दरमियान में अगर आप ब्लड देंगे तो यहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है, कोई भी इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन हो सकता है, या किसी किस्म की भी इनके अंदर जो है वो इस ट्रांसफर से क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम कोई भी आ सकती है। तो यहाँ पर यही बात कह रहा है कि डी एंटीजन इनकम्पेबिलिटी, यानी एक के पास डी एंटीजन है और दूसरे के पास डी एंटीजन नहीं है। तो जिसके पास डी एंटीजन है आप उसका ब्लड उसको ट्रांसफर कर दोगे जिसके पास डी एंटीजन नहीं है। तो क्या होगा, जिसके पास डी एंटीजन नहीं है मतलब जो नेगेटिव पर RH नेगेटिव है, वो उस डी एंटीजन के खिलाफ उसकी बॉडी क्या बनाएंगी, एंटीबॉडीज बनाएंगी, और एक इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर क्या कह रहा है कि अगर डी एंटीजन इनकम्पेबिलिटी बिटवीन डोनर और रेसिपिएंट कैन काज प्रॉब्लम, यानी डी एंटीजन की जो इनकम्पेबिलिटी है, मतलब RH पॉजिटिव का ब्लड आप RH नेगेटिव वाले को नहीं दे सकते क्योंकि इसमें इनकम्पेबिलिटी है उनके दरमियान में। तो उससे कौन कौन से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, एक तो कह रहा है कि जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो होता है ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी जब आप ब्लड ट्रांसफर करोगे तो उस दौरान प्रॉब्लम हो जाएगा। RH पॉजिटिव वाले का ब्लड आप RH नेगेटिव को नहीं दे सकते। दूसरा प्रॉब्लम किस वक्त अराइज होता है, उसकी वजह से हीमोलाइटिक डिजीज भी होती है, और ये जो हीमोलाइटिक डिजीज होती है ये इन न्यूबॉर्न, जो न्यूबॉर्न होते हैं या जो डेवलपमेंट की स्टेजेस के अंदर जब फीटस की डेवलपमेंट हो रही होती है उस दौरान ये प्रॉब्लम आता है, और इस डिजीज को हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेल्सिस। इस डिजीज को मैंने डिटेल में डिस्कस करना है, इस वजह से मैं यहाँ इसके बारे में इतना डिटेल में नहीं बता रहा। तो मतलब ये होता है कि डी एंटीजन की इनकम्पेबिलिटी की वजह से, मतलब किसी के पास डी एंटीजन नहीं है, अगर आपकी उसकी बॉडी में डी एंटीजन ब्लड के थ्रू इंट्रोड्यूस कर दोगे तो क्या होगा, ये दो जगह प्रॉब्लम आती है, एक ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान, और हीमोलाइटिक डिजीज भी इसकी वजह से हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ किसमें होती है, न्यूबॉर्न के अंदर होती है। और ये डिजीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोल्सिस। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो चलो अभी सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं जेनेटिक बेसिस, जेनेटिक बेसिस ऑफ
RH ब्लड ग्रुप, जैसे आपने पहले ABO ब्लड ग्रुप की जेनेटिक बेसिस पढ़ी थी, इसी तरीके से यहाँ पर RH ब्लड ग्रुप की भी यहाँ पर आप जेनेटिक बेसिस देखोगे। तो अब जेनेटिक बेसिस क्या है RH ब्लड ग्रुप की, कौन सा जीन इसको कंट्रोल कर रहा है? तो पहले तो एक बात याद रखना कि ABO ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल है मल्टीपल एलील की। ABO ब्लड ग्रुप मल्टीपल एलील की एग्जाम्पल है और वो मेंडेलियन जो इनहेरिटेंस है उसको फॉलो नहीं करता। लेकिन RH ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो मल्टीपल एलील की एग्जाम्पल नहीं है और ये किसको फॉलो करता है? ये मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो करता है। तो RH एंटीजन जो है, मतलब किसी का अगर ब्लड ग्रुप जो है वो RH पॉजिटिव है, तो मतलब क्या है? मतलब ये है कि उसके आरबीसीज के ऊपर क्या मौजूद है? एक एंटीजन मौजूद होता है, डी एंटीजन। अब मिसाल के तौर पे एक बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। उस ए ब्लड ग्रुप है तो इसका मतलब इसके पास ए एंटीजन है। अगर ए एंटीजन के साथ उसके पास डी एंटीजन भी है आरबीसीज पर, ये क्या है उसके? आरबीसीज हैं। अगर आरबीसीज पर डी एंटीजन भी मौजूद हो तो उसको कहेंगे ए पॉजिटिव या आरएच पॉजिटिव। और अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है और उसके पास डी एंटीजन मौजूद नहीं है तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ए नेगेटिव। इसी तरीके से अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसके आरबीसीज पर बी एंटीजन मौजूद होंगी। लेकिन बी एंटीजन के साथ अगर डी एंटीजन भी मौजूद हो तो उसको हम कहेंगे बी पॉजिटिव, मतलब RH पॉजिटिव हो गया ये। और अगर उसके पास बी एंटीजन तो है लेकिन डी एंटीजन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? बी नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से AB का भी होता है कि अगर AB के साथ डी एंटीजन मौजूद हो तो AB पॉजिटिव, अगर नहीं है तो AB नेगेटिव। इसी तरीके से O ब्लड ग्रुप वाले के पास ना A एंटीजन होती है ना B, लेकिन अगर उसके पास डी एंटीजन होगी तो वो O पॉजिटिव हो जाएगा और अगर डी एंटीजन नहीं होगी तो वो क्या हो जाएगा? वो O नेगेटिव होगा। तो मतलब जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हो तो आप इन दोनों दोनों ब्लड ग्रुप सिस्टम को देखते हैं। आप ये भी देखते हो कि वो ए ब्लड ग्रुप है या बी ब्लड ग्रुप है या एबी ब्लड ग्रुप सिस्टम में कौन सा ब्लड ग्रुप है और साथ में ये पॉजिटिव और नेगेटिव मतलब आरएच फैक्टर को भी चेक किया जाता है। तो चलें इसके बाद यहाँ पर मुझे आपको बताना है इसकी जेनेटिक बेसिस। आरएच ब्लड ग्रुप की जेनेटिक बेसिस क्या है? एबीओ ब्लड ग्रुप की हम जेनेटिक बेसिस पढ़ चुके थे। 3 किस्म के जो है वो अलील थे, जो 4 टाइप का ब्लड ग्रुप बना रहे थे। और यहाँ पर जो आरएच ब्लड ग्रुप है, ये कंट्रोल होता है, कंट्रोल बाय डी जीन। इसको कौन सा जीन कंट्रोल करता है? डी जीन। तो ये जो डी जीन है, यानी आरएच का जो जीन है, आरएच का जो जीन है वो 2 हो गए। एक तो डी जीन और दूसरा इसका जो अल्टरनेटिव फॉर्म है, इसकी जो अल्टरनेटिव फॉर्म है वो है स्मॉल डी। तो मतलब ये आरएच के जो हैं वो 2 जीन हो गए, कैपिटल डी और एक स्मॉल डी। अगर किसी के पास कैपिटल डी होगा तो ये कैपिटल डी जो है वो क्या करेगा? अब कैपिटल डी जो है वो फॉर्म डी एंटीजन। ये क्या बनाएगा? इट फॉर्म डी एंटीजन। मतलब अगर किसी पर्सन के पास डी जीन है, अब अगर डी जीन चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में हो, चाहे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, तो लाज़मी तौर पे वो क्या करेगा? ये डी एंटीजन जीन जो है वो किसकी सिंथेसिस करेगा? ये सिंथेसिस करेगा, डी जो जीन है वो डी एंटीजन की सिंथेसिस करेगा और वो पर्सन जो है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आरएच पॉजिटिव। मतलब कहने का यहाँ क्या है कि डी एंटीजन उसके पास मौजूद हो, चाहे वो होमोजाइगस कंडीशन में मौजूद हो, चाहे वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में मौजूद हो, तो वो पर्सन क्या हो जाएगा? वो पर्सन होगा आरएच पॉजिटिव। इसके बाद इसकी जो अल्टरनेटिव जो दूसरी फॉर्म है वो है स्मॉल डी और स्मॉल डी जो है वो फॉर्म नो एंटीजन, इससे कोई एंटीजन नहीं बनती। अगर किसी के पास स्मॉल डी आ जाए, दोनों रेसेसिव जीन आ जाए, डोमिनेंट कैपिटल डी जो है ये क्या है? डोमिनेंट है और स्मॉल डी जो है ये कैसा है? ये है रेसेसिव। किसी के पास स्मॉल डी हो तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? उसका ब्लड ग्रुप होगा बेसिकली आरएच नेगेटिव, क्योंकि उसके आरबीसीज पर कोई एंटीजन मौजूद नहीं होगा। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, ज्यादा क्योंकि डी एंटीजन जो है वो डोमिनेंट है तो 85% पॉपुलेशन जो है वो आरएच पॉजिटिव होती है। 85% पॉपुलेशन आरएच पॉजिटिव होती है, 50% पॉपुलेशन होती है जो कैसी होती है? जो आरएच नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब
डी जो जीन है, डी कैपिटल डी और स्मॉल डी, ये जो जीन है इसमें दो किस्म के जो है वो फिनोटाइप या दो किस्म के एक्सप्रेशन आ सकते हैं, एक आरएच पॉजिटिव और आरएच नेगेटिव। अगर हम इसके जीनोटाइप की बात करें तो तीन किस्म के जीनोटाइप इसके हैं, ये देखें कैपिटल डी कैपिटल डी, कैपिटल डी स्मॉल डी और स्मॉल डी और स्मॉल डी। तो चलें एक थोड़ा सा क्रॉस करके देख लेते हैं कि आरएच ब्लड ग्रुप के हवाले से, मिसाल के तौर पे अगर एक पर्सन है, हस्बैंड का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है, अगर हस्बैंड का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है, आरएच पॉजिटिव का मतलब हम ये ले लेते हैं कि यहाँ पर कैपिटल डी और स्मॉल डी है, मतलब इसको अपने फादर की तरफ से कैपिटल डी मिल गया, मदर की तरफ से स्मॉल डी मिल गया। क्योंकि कैपिटल डी डोमिनेंट था तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो गया, इसका ब्लड ग्रुप जो है वो आरएच पॉजिटिव हो गया, मतलब इसके पास आरएच एंटीजन मौजूद है। और अगर हम बात कर लें कि वाइफ का ब्लड ग्रुप भी जो है वो क्या है, आरएच पॉजिटिव ही है, मतलब इसके पास भी कैपिटल डी और स्मॉल डी है। अब अगर हम देखें कि इनके बच्चों के अंदर ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो सबसे पहले आप गैमेट्स बना लें। तो कैपिटल डी स्मॉल डी दो गैमेट ये हस्बैंड के बन गए जिनको हम स्पर्म कहेंगे, और ये दो गैमेट फीमेल के बन गए जो क्या हैं, जो एग हैं। इसके बाद पनेट स्क्वायर बनाकर देख लें, एक तरफ रख दें स्पर्म और दूसरी तरफ रख दें एग। अगर ये स्पर्म इस एग के साथ मिलेगा तो होमोजाइगस आरएच पॉजिटिव जो है वो चाइल्ड जो होगा उनका होमोजाइगस आरएच पॉजिटिव होगा। फिर अगर ये कैपिटल डी और स्मॉल डी होगा तो भी उनका चाइल्ड जो है वो हेट्रोजाइगस जो होगा वो आरएच पॉजिटिव होगा। फिर अगर ये स्पर्म इस एग के साथ मिल जाए तो भी हेट्रोजाइगस जो है वो चाइल्ड जो है वो हेट्रोजाइगस होगा आरएच पॉजिटिव। लेकिन स्मॉल डी आ जाए तो चाइल्ड जो है वो क्या किस तरह का होगा, वो आरएच नेगेटिव होगा। मतलब ये 3:1 के साथ चिल्ड्रन जो हैं वो आ रहे हैं। इसका मतलब ये कौन से मेंडेलियन इनहेरिटेंस को ये फॉलो कर रहा है, क्योंकि ये मल्टीपल एलील नहीं है जो है, तो इसी वजह से ये रेशो जो आ रहा है वो किस तरह का आ रहा है, मेंडेलियन रेशो को या मेंडेलियन इनहेरिटेंस को ये फॉलो कर रहा है। तो इस किस्म के क्रॉस जब आपको दे देते हैं, अच्छा बाज दफा क्योंकि ये ऑटोसोम्स पे मौजूद होते हैं, इसके जीन सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद नहीं होते, बाज दफा इसकी कुछ क्रॉस आपको दे देते हैं, उसमें लिख देते हैं कि बच्चा जो है वो डॉटर इतनी आरएच पॉजिटिव वाली है, सन इतने हैं, तो वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ होता है, आप उसको इग्नोर करो, आप जर्नली उसके अंदर फिर जो है वो देखना चाहिए इसको कि ये बेसिकली इसका जो है वो सेक्स से रिलेटेड ये नहीं है आरएच ब्लड ग्रुप, क्योंकि इसके जीन जो है वो सेक्स क्रोमोसोम पर मौजूद नहीं होते, ऑटोसोम्स में मौजूद होते हैं। तो मेल और फीमेल में इसका जो इनहेरिटेंस का पैटर्न है वो क्या होगा, वो सिमिलर होगा। तो बाज़ दफ़ा ऐसे भी कह देते हैं, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि कहा जाता है कि हस्बैंड का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है, हस्बैंड की जो मदर है वो आरएच नेगेटिव थी। तो इससे क्या बात समझ में आ जाएगी आपको, ये बात समझ में आ जाएगी कि हस्बैंड आरएच पॉजिटिव जो है वो होमोजाइगस नहीं है, हेटेरोजाइगस है, क्योंकि कह रहा है उसकी मदर आरएच नेगेटिव थी। तो इसका मतलब उसने स्मॉल डी अपनी मदर से लिया है। या ऐसे वाइफ के बारे में कहा जाए कि वाइफ जो है वो मदर जो है वो आरएच पॉजिटिव है, लेकिन मदर की जो मदर थी जो है वो क्या थी, मदर का या जो फादर था वो आरएच नेगेटिव था। तो इस बात से हम समझ जाएँगे जो हमें क्रॉस करने के लिए दिए गए हैं, वो कैसे हैं, वो बेसिकली जो है वो हेटेरोजाइगस हैं दोनों। इसके अलावा अगर आप देखें सिंपली यहाँ पर अगर हम इस तरह से एक दूसरा क्रॉस देख लें, अगर हस्बैंड जो है वो होमोजाइगस आरएच पॉजिटिव है और मिसेस जो है इसकी या वाइफ जो है वो होमोजाइगस आरएच नेगेटिव है। अब आप देख लें इनमें जितने भी बच्चे होंगे इनके तमाम जो है वो क्या होंगे, आरएच पॉजिटिव वाले होंगे। ये भी मेंडेलियन इनहेरिटेंस को फॉलो कर रहा है। इसके गैमेट बना लें, पुनेट स्क्वायर बनाएं, आपको पता निकलेगा उसमें से फिर के तमाम आरएच पॉजिटिव होंगे। हाँ, लेकिन अगर इस कंडीशन में आ जाए तो फिर 50-50% होगा, 50% आरएच पॉजिटिव और 50% आरएच नेगेटिव। अच्छा, तो ये हमने थोड़ी सी बात करी थी जेनेटिक बेसिस की, किसकी, आरएच ब्लड ग्रुप की। अच्छा, अब एक और चीज होती है, हमने पढ़ा था एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में कि ओ ब्लड ग्रुप वाले जो होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं
और ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो हैं वो क्या होते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं। ये बात हमने ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम में पढ़ी थी। लेकिन एक बात जो मैं यहाँ थोड़ी-सी आपको एक्सप्लेन कर दूं, और आपकी बुक भी इस बात को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रही है कि ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव एक्चुअली यूनिवर्सल डोनर, यानी जो आप ओ ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहते हो, तो ओ पॉजिटिव यूनिवर्सल डोनर नहीं है। एक्चुअली जो यूनिवर्सल डोनर है वो कौन है, वो बेसिकली जो है वो ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जो है वो एक्चुअली यूनिवर्सल डोनर है। व्हाई, इसकी रीजन क्या है? बिकॉज इट हैज नो एंटीजन ऑफ एबीओ एंड आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम which जो के विच कैन इंटरएक्ट विद रेसिपिएंट ब्लड, विच कैन। अच्छा, अब इधर देखो, मिसाल के तौर पे ऐसे बात कर लेते हैं। अब ये देखो, यहाँ पे मैं दो पर्सन बनाता हूँ। चलो, ये है एक पर्सन जिसका ब्लड ग्रुप जो है वो ओ पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है। मतलब इसका ये जो आरबीसीज है, चलो ये मैं आरबीसी बना रहा हूँ, इसके ये आरबीसीज हैं। इसका मतलब इसके आरबीसीज पर ए या बी एंटीजन तो मौजूद नहीं है, ए बी एंटीजन इसके आरबीसीज पर मौजूद नहीं है, लेकिन डी एंटीजन तो मौजूद है ना। तो इस वजह से ये क्या हो गया, ये पर्सन हो गया ओ पॉजिटिव। अब मैं एक दूसरा पर्सन बनाता हूं यहाँ पर। अब ये है ओ नेगेटिव, ये पर्सन क्या है, ओ नेगेटिव है। अब ये ओ नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके आरबीसीज के ऊपर ना ए एंटीजन के जीन है, ना आर एच एंटीजन के जीन है। अब मिसाल के तौर पे, अब अगर ये दूसरे पर्सन है, अब इनका ब्लड ग्रुप जो, अब ये जो मैं पर्सन बना रहा हूँ, इसका ब्लड ग्रुप कोई भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। ये भी, इसका ब्लड ग्रुप भी ए बी भी हो सकता है, ए हो सकता है, या ओ भी हो सकता है। अगर मैं इसका ब्लड ये जो ओ पॉजिटिव का ब्लड अगर इसको ट्रांसफर कर दूं, तो ओ पॉजिटिव के पास डी एंटीजन मौजूद है। ओ पॉजिटिव के पास कौन सी एंटीजन मौजूद है, डी एंटीजन मौजूद है। अगर कोई ऐसी एंटीजन जो बॉडी के पास नहीं होती और वो बाहर से आ जाए, तो बॉडी उसके खिलाफ क्या बनाना शुरू कर देती है, एंटीबॉडीज। तो इस पर्सन के पास तो डी एंटीजन मौजूद ही नहीं था। मिसाल के तौर पे ये आर एच नेगेटिव कोई पर्सन था, इसके पास डी एंटीजन मौजूद नहीं था। तो अब इसकी बॉडी क्या बनाएगी, इस डी एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी। इसके खिलाफ क्या बनाएगी, ये एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज इसके ब्लड सेल्स पर क्या कर देंगी, अटैक कर देंगी। इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ओ पॉजिटिव जो है वो यूनिवर्सल डोनर नहीं हो सकता, वो तमाम को अपना ब्लड नहीं दे सकता। लेकिन अगर आप इस आर एच जो ओ नेगेटिव पर्सन है, ये क्या है, ये ओ नेगेटिव है, इस ओ नेगेटिव का ब्लड अगर आप दे दो इस पर्सन को, इसको दे दो या इसको दे दो, आर एच नेगेटिव को दे दो या आर एच पॉजिटिव को दे दो, ए पॉजिटिव को दे दो, बी पॉजिटिव को दे दो, कोई रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि किसी किस्म की कोई एंटीजन इसके पास मौजूद नहीं है। बॉडी उस वक्त रिएक्ट करती है जब कोई प्रोटीन इस तरह का एंटीजन मौजूद हो। कोई एंटीजन नहीं होगा तो कुछ किसी किस्म की कोई एंटीबॉडी मौजूद, एंटीबॉडीज भी नहीं बनेंगी। तो मैंने यहाँ, आपकी बुक क्या कह रही है, आपकी बुक कह रही है ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव इज एक्चुअली यूनिवर्सल डोनर। मतलब जो यूनिवर्सल डोनर हम कहते हैं, ओ ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं वो यूनिवर्सल डोनर है। तो एक्चुअली ओ ब्लड ग्रुप नहीं है। कौन सा ओ ब्लड ग्रुप, तो ओ पॉजिटिव भी हो सकता है और ओ नेगेटिव। असल जो यूनिवर्सल डोनर है वो कौन सा है, वो बेसिकली है ओ नेगेटिव जो है, ये यूनिवर्सल डोनर है। क्यों ये यूनिवर्सल डोनर है, इट हैज नो एंटीजन ऑफ एबीओ, इसके पास कोई ए बी ओ की कोई एंटीजन, ए एंटीजन बी एंटीजन में से कोई एंटीजन नहीं होती, इसके पास आर एच ब्लड की भी एंटीजन नहीं होती। तो वो जब एंटीजन ही नहीं है तो बॉडी के अंदर कोई एंटीबॉडीज जो है उसके खिलाफ नहीं बनेगी। एक तो बात ये हो गई। अच्छा, दूसरी फिर बात आपकी बुक में एक और ये बात भी कह रहा है कि है
अगर आप बात करें तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट हमने कहा था कि एबी ब्लड ग्रुप जो है वो क्या है, वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। तो एबी ब्लड तो हमने कहा था कि एबी बी ब्लड ग्रुप इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। लेकिन अगर हम बात करें यहां पर तो ए बी नेगेटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट नहीं है। बेसिकली जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है वो कौन सा है, वो है ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट, बिकॉज, अब इसकी वजह क्या है, बिकॉज इट हैज नो एंटीबॉडी ए and antibody B and RH एंटीबॉडी। इसके पास किसी किस्म की एंटीबॉडी नहीं है। जब किसी किस्म की एंटीबॉडी नहीं है तो कैन नॉट रेजिस्ट, तो ये रेजिस्ट नहीं करेगा, कैन नॉट रेजिस्ट एनी डोनर ब्लड। अब मिसाल के तौर पे ये एक पर्सन है जो RH ए बी पॉजिटिव है। ए बी पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि इसका जो ब्लड ग्रुप, इसका जो आरबीसीज हैं, इसके आरबीसीज पे ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, और उसके साथ क्या है, इसके पास डी एंटीजन भी मौजूद है। सही है ना, ये क्या हो गया, ये हो गया ए बी पॉजिटिव। इसके साथ एक दूसरा पर्सन है यहां पर, तो इसके पास देखें ये ए बी नेगेटिव है, यानी आर एच नेगेटिव है, ए बी नेगेटिव इसको क्यों कह रहे हैं, इसके पास ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है, लेकिन इसके पास डी यानी आर एच एंटीजन नहीं है। तो इस वजह से इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं आर एच नेगेटिव। अब देखो क्या होता है कि ये जो ए बी एंटीजन वाला जो बंदा है, जो पॉजिटिव वाला जो है, इसके पास ए एंटीबॉडी भी नहीं होगी, इसके पास बी एंटीबॉडी भी नहीं होगी। क्यों इसके पास ए एंटीबॉडी होगी, इसके पास तो ए एंटीजन है ना। अपनी जो बॉडी के पास जो एंटीजन होती है, अपनी एंटीजन होती है, बॉडी उसके खिलाफ कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाती। तो इसके पास ए एंटीबॉडी भी नहीं बनेगी, इसके पास बी एंटीबॉडी भी नहीं बनेगी क्योंकि इसके पास बी एंटीजन है, और इसके पास डी के अगेंस्ट भी कोई एंटीबॉडी, आर एच एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि वो भी क्या है, वो भी इसके पास जो है वो जीन मौजूद है। तो अब क्या है, जबकि इस वाले पर्सन को अगर आप देखो तो इसके पास ए एंटीबॉडी तो नहीं है, जाहिर सी बात है, ए एंटीजन इसके पास है तो ए एंटीबॉडी नहीं होगी, बी एंटीबॉडी भी इसके पास नहीं है। लेकिन अगर डी पॉजिटिव, अगर डी एंटीजन इसकी बॉडी में चला जाएगा, क्योंकि डी एंटीजन इसके पास नहीं है, तो इसके खिलाफ क्या बनाना शुरू कर देगा, ये इसकी बॉडी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी। तो अब क्या है, जो ये आर एच, ये जो ए बी पॉजिटिव है पर्सन, इसको हम एक्चुअली क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। ये, इसको आप यूनिवर्सल रेसिपिएंट नहीं कहोगे, आर एच ए बी पॉजिटिव को कहोगे। क्यों, क्योंकि अगर इसको ए वाला अपना ब्लड दे देगा तो इसके ए के खिलाफ कोई एंटीबॉडी इसमें नहीं बनेगी क्योंकि इसके पास ए एंटीजन है। इसको बी वाला अगर अपना ब्लड दे देगा तो भी कोई मसला नहीं है, बी एंटीजन इसके पास मौजूद है, तो इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। इसी तरीके से अगर आर एच पॉजिटिव वाला, वो ए पॉजिटिव भी हो सकता है, बी पॉजिटिव भी हो सकता है, ओ पॉजिटिव भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है, वो भी अगर इसको अपना ब्लड दे देगा तो भी इसके खिलाफ कोई डी एंटीजन के खिलाफ या आर एच एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि इसके पास पहले से ही डी एंटीजन मौजूद है। तो ये क्या है, ये है यूनिवर्सल रेसिपिएंट। लेकिन अगर आप आर एच नेगेटिव की तरफ चले जाओ, तो आर एच नेगेटिव वाले को ए वाला तो अपना ब्लड दे सकता है, ए नेगेटिव ब्लड इसको दे सकता है, इसको बी नेगेटिव भी अपना ब्लड दे सकता है, इसको ए बी नेगेटिव भी अपना ब्लड दे सकता है, इसको ओ नेगेटिव भी अपना ब्लड दे सकता है। लेकिन अगर आर एच पॉजिटिव हो, यानी ए पॉजिटिव,
अगर ए पॉजिटिव वाला होगा तो वो इसको अपना ब्लड नहीं दे सकता, क्योंकि ए पॉजिटिव जब इसके ब्लड में जाएगा तो अपने साथ डी एंटीजन लेके जाएगा, और डी एंटीजन के खिलाफ क्या बनाना शुरू कर देगा, ये एंटीबॉडीज, और उसके सेल्स को क्लंपिंग शुरू कर देगा। बी पॉजिटिव वाला भी इसको ब्लड नहीं दे सकता, ए बी पॉजिटिव वाला भी नहीं दे सकता, और ओ पॉजिटिव वाला भी नहीं दे सकता। तो इसका मतलब एक्चुअल जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है वो कौन सा है, वो है ए बी पॉजिटिव, जिसको आर एच पॉजिटिव वाले भी अपना ब्लड ग्रुप दे सकते हैं और आर एच नेगेटिव वाले भी। जबकि इसको जो आर एच नेगेटिव, ए बी नेगेटिव है, इसको सिर्फ आर एच नेगेटिव वाले अपना ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, आर एच पॉजिटिव वाले नहीं इसको अपना ब्लड ग्रुप दे सकते। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट इसके इसी टॉपिक से रिलेटेड नेक्स्ट जो है वो टॉपिक की तरफ आ जाते हैं जो आपकी बुक में है, और वो है एंटी आर एच एंटीबॉडी एंड ट्रांसफ्यूजन। ट्रांसफ्यूजन का मतलब यहाँ पर ब्लड की ट्रांसफ्यूजन। अच्छा, अब ये बात समझने से पहले एक चीज देखो, एक पहले फर्क देख लो कि थोड़ा सा इधर यहाँ पर एक फर्क देख लो कि एक होता है एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और दूसरा है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। इनमें फर्क क्या होता है? एक एबीओ ब्लड ग्रुप है और एक आरएच ब्लड ग्रुप है। अब पहला डिफरेंस तो ऑब्वियस है कि ए बी ब्लड ग्रुप के पास दो एंटीजन होती हैं। इसके पास जो एंटीजन होती हैं वो होती है या तो ए एंटीजन होती है या कौन सी एंटीजन होती है, बी एंटीजन होती है। इसके पास दो एंटीजन होंगी, या तो ए एंटीजन होगी या क्या होगी, बी एंटीजन। जबकि जो आरएच ब्लड ग्रुप है, इसके पास जो एंटीजन होती है वो कौन सी एंटीजन है, उसको हम कहते हैं डी एंटीजन, जिसको हम आर एच फैक्टर भी कहते हैं। पहला फर्क तो ये हो गया। अब दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो फर्क है वो दूसरा फर्क देखो क्या है। दूसरा फर्क ये है कि जो ब्लड ग्रुप होते हैं ना, मिसाल के तौर पे ये बंदा है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, तो इसके आरबीसीज पर एंटीजन होगी ए, और उसके प्लाज्मा के अंदर नेचुरली जो एंटीबॉडी होगी वो कौन सी होगी, बी होगी। ये नेचुरली मौजूद होती है। और आपको मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको रीजन बताई है बी एंटीबॉडी क्यों बन जाती हैं। कुछ माइक्रोब्स ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी पे जाते हैं, तो उनके ऊपर ए एंटीजन जैसे कुछ प्रोटीन होते हैं। कुछ फूड ऐसे होते हैं जिनमें ए एंटीजन जैसे प्रोटीन है, तो हमारी बॉडी उनके खिलाफ क्या बना देती है, एंटीबॉडी। तो मतलब ये है कि ए एंटी अगर किसी बंदे का ब्लड ग्रुप ए है, तो वो उसके पास वो अपने साथ क्या लेकर घूम रहा है, एंटीबॉडी बी लेकर घूम रहा है। इसी तरीके से अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है, तो उसके पास बी एंटीजन है, एंटीबॉडी इसमें नेचुरली कौन सी है, ए है। इसी तरीके से आपको पता है आगे ए बी जो है उसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं होती। उसकी रीजन आपको पता है कि ए एंटीजन और बी एंटीजन बॉडी के अपने पास मौजूद है। जो बॉडी के अपना एंटीजन होता है उसके खिलाफ कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनती। देखो ये पर्सन जो है इसके पास ए एंटीजन है, इसके पास बी एंटीजन नहीं है, तो ये लाजमी तौर पे बी एंटीबॉडी बनाएगा। अगर बी एंटीजन दाखिल हुआ, ये इसके पास बी एंटीजन है, इसके पास कोई ए एंटीजन नहीं है, तो ये लाजमी तौर पे अगर कोई ए एंटीजन दाखिल हो गया तो उसके खिलाफ बी क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। लेकिन इसके पास तो ए और बी दोनों एंटीजन मौजूद हैं, तो ये तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। और ओ ब्लड ग्रुप के पास कोई भी एंटीजन नहीं होती, लेकिन दोनों एंटीबॉडी उसमें बनेंगी। ये था ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम के अंदर एंटीबॉडीज। तो मैंने क्या बात बताई कि ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम में नेचुरली जो है वो एंटीबॉडीज जो है वो क्या होती हैं, अपने उसके अपोजिट जो ब्लड ग्रुप होता है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज पहले से क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। लेकिन जो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम है, मिसाल के तौर पे ये पर्सन जो है ये है आर एच पॉजिटिव। आर एच पॉजिटिव का मतलब ये हो गया कि इसके पास डी एंटीजन मौजूद है, डी एंटीजन इसके मौजूद है, तो इसके आरबीसीज पर डी एंटीजन मौजूद है। लेकिन इसके आरबीसीज पे तो डी एंटीजन मौजूद है, इसके प्लाज्मा में कोई डी एंटीजन के खिलाफ, अगर ये आरएच पॉजिटिव है तो वैसे ही कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि इसके पास डी एंटीजन है, तो कोई एंटीबॉडी तो नहीं बनेगी अपने एंटीजन के खिलाफ। लेकिन अगर ये कोई पर्सन आरएच नेगेटिव है,
कोई पर्सन क्या है, RH नेगेटिव। और मैंने आपको बताया कि RH नेगेटिव जो है वो ए भी हो सकता है, बी ब्लड ग्रुप वाला भी हो सकता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला भी हो सकता है, कोई भी RH नेगेटिव हो सकता है। तो ये अगर RH नेगेटिव है तो इसके पास तो कोई डी एंटीजन नहीं है, तो डी एंटीबॉडी इसके अंदर बन जानी चाहिए, इसके प्लाज्मा में डी एंटीबॉडी होनी चाहिए। लेकिन ये बात याद रखिएगा, इसके प्लाज्मा में कोई डी एंटीबॉडी नहीं होती। ये फर्क है एक, कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में एंटीबॉडी ऑलरेडी मौजूद होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो एंटीबॉडी ऑलरेडी मौजूद नहीं है। ये एंटीबॉडी कब बनती हैं? ये एंटीबॉडी सिर्फ उस वक्त बनेंगी जब क्या होगा, जब कोई इसके आप इसकी बॉडी में जब कोई आप ऐसा ब्लड ट्रांसफर कर दो जिसके पास क्या हो, जिसके पास डी एंटीजन क्या हो, मौजूद हो। जैसे ही डी एंटीजन इसके ब्लड में आएगा, जैसे ही डी एंटीजन इसके ब्लड में आएगा तो इसकी ब्लड जो है उसके खिलाफ डी एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी, और फिर सारी जिंदगी डी एंटीबॉडीज इसके अंदर क्या होती जाएंगी, बनती जाएंगी। क्योंकि डी एंटीजन जो है वो ब्लड में ही मौजूद है हमारे, इसके अलावा किसी माइक्रोब्स पर या किसी फूड के अंदर इस तरह से मौजूद नहीं है। तो ये डी एंटीबॉडी सिर्फ उसी वक्त बनेगी जब डी एंटीजन क्या होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए बॉडी में दाखिल होगा। वैसे कोई भी एंटीबॉडीज पहले से मौजूद नहीं होती। यहाँ तो पहले से मौजूद है ना, अगर इस बी बी ब्लड ग्रुप वाले ने ए को अपना ब्लड दे दिया तो पहले से बी एंटीबॉडी मौजूद है उसको खत्म करने के लिए। इसी तरह से इसने इसको दे दिया तो यहाँ पर ए एंटीबॉडी पहले से मौजूद है इसके एंटीजन को खत्म करने के लिए। लेकिन यहाँ पहले से मौजूद नहीं होती, जब ये ब्लड इसके अंदर जाएगा तो फिर क्या होगा, इसके अंदर एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएंगी। अब देखते हैं आपकी बुक जो है वो इस बारे में क्या कह रही है। आपकी बुक कहती है अनलाइक, यही बात जो मैंने अभी आपको समझाई है, आपकी बुक इसको इस तरह बयान कर रही है, अनलाइक एबीओ एंटीबॉडी प्रोडक्शन, mechanism of RH antibody is different in the sense that it always require stimulus in the form of exposure of RH factor या RH antigen for its production। मतलब अभी मैंने आपको बात बताई ना कि RH ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम की एंटीबॉडी में और RH ब्लड ग्रुप सिस्टम की एंटीबॉडी में क्या फर्क है। ए बी ब्लड ग्रुप सिस्टम के पास पहले से एंटीबॉडी मौजूद होती हैं, लेकिन RH ब्लड ग्रुप सिस्टम में अगर कोई RH नेगेटिव है तो उसके पास RH फैक्टर के खिलाफ कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं होती। एंटीबॉडी जो जो है वो बनना कब स्टिमुलेट होगी, ये उस वक्त स्टिमुलेट होगी जब आप एक्सपोज करोगे, यानी उसके बॉडी के अंदर डी एंटीजन को एक्सपोज करोगे या RH पॉजिटिव का ब्लड जो है उसमें डाल दोगे, तो तब क्या होगी, तब वो जो है वो क्या होगा, एक्सपोज होगा। तो ये बात कह रहा है। और उसी तरीके से कहता है इफ RH नेगेटिव पर्सन रिसीव RH ब्लड ग्रुप या RH फैक्टर थ्रो रॉन्ग RH ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी अगर ये एक, इसको देखते हैं, ये एक जो है वो RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला पर्सन है, RH नेगेटिव है तो इसका मतलब इसके पास कोई डी एंटीजन मौजूद नहीं है। अगर गलती से बाय रॉन्ग, अगर गलती से इसको ब्लड दे दिया जाए किसका, RH पॉजिटिव वाले का, ये RH पॉजिटिव है। RH पॉजिटिव का मतलब क्या है, इसके पास डी एंटीजन मौजूद हैं। अब ये RH पॉजिटिव वाला ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी होता है, मैं इस वक्त ए बी को डिस्कस नहीं कर रहा हूं, मैं इस वक्त फोकस कर रहा हूं सिर्फ RH पर। तो अगर ये आपकी बुक कह रही है कि इफ RH नेगेटिव पर्सन रिसीव RH फैक्टर थ्रो रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन, यानी गलती से जो है ये ब्लड ट्रांसफर कर दिया आपने इसको इसका, तो अब क्या होगा, ये पर्सन क्या रिसीव कर लेगा, ये डी एंटीजन रिसीव कर लेगा ब्लड के साथ, क्या रिसीव कर ली, डी एंटीजन रिसीव कर ली। ही बिगिन टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन, इस RH एंटीजन के खिलाफ ये क्या बनाना शुरू कर देगा, इसकी बॉडी बनाना शुरू कर देंगी ये एंटीबॉडीज।
ये बी वाली क्या बन गई, इसके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज जो है वो बन गई। वंस द मैकेनिज्म ऑफ आरएच एंटीबॉडी प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड, यानी अब इसका आरएच पॉजिटिव एंटीबॉडी बनने का मैकेनिज्म स्टिमुलेट हो गया, इट रिमेन कंटिन्यू टू होल लाइफ, यानी इसकी सारी जिंदगी अब इसके अंदर ये एंटीबॉडीज रहेंगी। अगर इसको खत्म भी कर दें उसके बावजूद भी अब एंटीबॉडीज इसमें रहेंगी। हम जो वैक्सीन कराते हैं तो इसी वजह से तो कुछ वैक्सीन लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, तो ऐसे ही तो होता है कि एंटीबॉडी फिर सारी जिंदगी उनके खिलाफ बनती रहती हैं। तो इस तरह से जो है ये बताया है कि आरएच पॉजिटिव वाला आरएच नेगेटिव को अपना ब्लड नहीं दे सकता। लेकिन आरएच नेगेटिव वाला जो है ये आरएच नेगेटिव, अब ये पर्सन है, इसमें बी एंटीबॉडीज बन गई। लेकिन अगर ये पर्सन है जो आरएच नेगेटिव है, मिसाल के तौर पे ये एक पर्सन और है, ये आरएच नेगेटिव है, मिसाल के तौर पे ये ओ नेगेटिव है। आरएच नेगेटिव में कौन सा नेगेटिव हो गया, ये ओ नेगेटिव। तो अब क्या होगा, ये अपना जो है वो आरएच नेगेटिव जो है ये अपना ब्लड किसको दे सकता है, ये आरएच पॉजिटिव को अपना ब्लड दे सकता है। जैसे आपकी बुक में लिखा हुआ है, वंस द आरएच नेगेटिव बॉडी प्रोडक्शन इज स्टिमुलेटेड इट रिमेन कंटिन्यू फॉर ऑल लाइफ। लेकिन आरएच नेगेटिव जो है वो आरएच पॉजिटिव को दे सकता है इफ नॉट एक्सपोज टू आरएच एंटीजन। अगर अभी देखो ये तो एक्सपोज हो गया, ये एक्सपोज हो गया किससे, आरएच एंटीजन से। ये डी एंटीजन आ गई ना इसके अंदर, ये रेड से जो मैं शो कर रहा हूं इसमें क्या आ गई, ये डी एंटीजन आ गई, और ये ब्लू वाले बी एंटीबॉडीज इसमें बन गए, ये एक्सपोज हो गया। लेकिन ये वाला जो पर्सन है ये एक्सपोज नहीं हुआ है डी एंटीजन से, तो इसके अंदर कोई एंटीबॉडी भी नहीं बनी है, तो आप आराम से इसका ब्लड इसको ट्रांसफर कर देते हो। लेकिन अगर आप इसका ब्लड ट्रांसफर करोगे ना, इसका ब्लड अगर आप ट्रांसफर करोगे आरएच नेगेटिव का जो कि एक्सपोज हो चुका है, तो अब इसके साथ क्या चली जाएंगी, ये बी एंटीबॉडीज भी जाएंगी। आरएच ब्लड एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में तो डोनर की एंटीबॉडीज इतना वर्कआउट नहीं करती, लेकिन यहाँ पर ये बी एंटीबॉडीज जो है वो क्या करेंगी, काम करेंगी, और ये डी एंटीजन को क्या कर देंगी, खत्म कर देंगी। तो इसका मतलब ऐसा आरएच नेगेटिव पर्सन जो कि एक्सपोज नहीं हुआ डी एंटीजन से, उसका ब्लड आप जो है वो क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, किसको, आरएच पॉजिटिव को। तो इट वाज ऑल अबाउट आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम। एक टॉपिक रह गया जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो डिस्कस करूंगा, और वो है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटोलिसिस। इसको हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा। अब थोड़ी सी इसकी रिवीजन कर लेते हैं। देखो ये मैंने जो अभी आपको बताया है ना, आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम, तो अगर आपसे पूछा जाए कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के बाद वो कौन सा ब्लड ग्रुप सिस्टम है जो क्लिनिकली सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो वो कौन सा है, वो है आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम है। फिर दूसरी बात क्या याद रखोगे, दूसरी बात याद रखोगे कि आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में आरएच स्टैंड फॉर, यानी आरएच किसको स्टैंड कर रहा है, तो आरएच जो आरएच स्टैंड फॉर रेसेस मंकीज। और क्यों इसको रेसेस मंकीज कहा जा रहा है, इस वजह से क्योंकि इसको सबसे पहले डिस्कवर कहाँ किया था, रेसेस मंकीज में। तो यहाँ दो बातें याद रखोगे, आरएच का जो लफ्ज है वो किससे लिया है, रेसेस मंकीज से। और क्यों लिया है, क्योंकि आरएच फैक्टर को या आरएच एंटीजन को सबसे पहले रेसेस मंकी में से जो है वो आइसोलेट किया गया था। उसके बाद फिर एक और बात याद रखोगे कि वो साइंटिस्ट का नाम याद रखना है कि किसने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। लैंड स्टीनर ने जो है वो सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। ईयर याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, ये तो इसमें आपने ये याद रखना है। फिर ये याद रख लेना है कि अगर किसी पर्सन के पास डी एंटीजन मौजूद है तो उस पर्सन को क्या कहोगे, उसको कहोगे आर एच पॉजिटिव। मिसाल के तौर पे अगर ब्लड ग्रुप ए है, इफ अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए, एक पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसके पास ए एंटीजन भी है और उसके साथ डी एंटीजन भी है, तो उसको क्या कहोगे, उसको आप कहोगे ए पॉजिटिव। और अगर आपसे कहा जाए कि एक पर्सन है जिसके पास ए एंटीजन है लेकिन डी एंटीजन नहीं है, तो आप उसको क्या कहोगे, ए नेगेटिव। तो ये बात याद रखनी है, जिसके पास डी एंटीजन है वो आर एच पॉजिटिव, और जिसके पास नहीं है वो क्या होगा, वो बेसिकली होगा आर एच नेगेटिव। और फिर आप ये बात भी याद रखनी है कि डीएच जो एंटीजन होती है इसकी इनकम्पेबिलिटी की वजह से जो प्रॉब्लम आते हैं वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान आते हैं, और फिर हिमोलाइटिक डिजीज यानी न्यूबॉर्न के अंदर भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो आपने पॉइंट जो हैं वो याद रखने हैं, इसको एक और याद रखना है कि ये जो कंट्रोल होता है आरएच फैक्टर, वो जिस जीन की वजह से होता है वो डी एंटीजन है, और डी एंटीजन की जो दूसरी अल्टरनेटिव फॉर्म है वो स्मॉल डी है। और अगर ये डी जो है ये प्रोड्यूस करता है एंटीजन डी,
और इससे कोई एंटीजन डी प्रोड्यूस नहीं होती। और इसका पैटर्न ऑफ ट्रांसफ्यूजन जो है वो क्या है, वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को क्या करता है, फॉलो करता है। याद रखिएगा, जो जेनेटिक बेसिस हैं किसकी, आरएच ब्लड ग्रुप की ट्रांसफ्यूजन की, वो किसको को रिप्रेजेंट करती हैं, वो मेंडेलियन इनहेरिटेंस को ही रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये मल्टीपल एलील की एग्जाम्पल नहीं है। इसके अलावा एक और बात याद रखिएगा कि नेचुरली अगर किसी का ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव है, मतलब उसके पास आरएच एंटीजन मौजूद हैं, तो नेचुरली उसके पास कोई आरएच एंटीबॉडी वैसे ही नहीं होगी। लेकिन अगर किसी के पास आरएच नेगेटिव है यानी डी एंटीजन नहीं है, तो उसके पास भी कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं होगी। ये बात आपने इसके अंदर जो है वो क्या रखनी है, याद रखनी है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो, और फिर एक और याद रखना है कि ओ ब्लड ग्रुप जो है वो ओ नेगेटिव जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल डोनर है, और ए बी पॉजिटिव जो है वो क्या है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट है। नेक्स्ट टाइम फिर हम इसके नेक्स्ट टॉपिक को जो है वो डिस्कस करेंगे।